अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इंटरनेशनल हवाले से कुछ खबरें हैं बहुत ज़रूरी, लेकिन मैं पिछले ग्लोबल अफेयर्स की वीडियो में एलजीबीटी का मामला रह गया था, वो मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगा। कि मैं जब 93 में मैंने बेल्जियम की जस्टिस मिनिस्ट्री में भी काम किया था 1 साल। तो जस्टिस मिनिस्ट्री के अंडर में बेल्जियम की अजाइलम मिनिस्ट्री आती है। तो अजाइलम मिनिस्ट्री जस्टिस मिनिस्ट्री के अंडर में होती थी, तो मैं एज ए ट्रांसलेटर काम करता था उधर। तो मुख्तलिफ मेरे पास जो थी ज़बानें, जैसे मैं इंग्लिश बोलता था, फ्रेंच बोलता था, इसके अलावा एशियन ज़बानों में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती समझ लेता था। तो इस तरह मैं, और अरबिक, तो मैं ट्रांसलेटर की हैसियत से काम करता था। तो जो भी इन ज़बानों के रेफ्यूजीज़ आते थे और उनको इंग्लिश या फ्रेंच नहीं आती थी, तो मैं एज ए ट्रांसलेटर काम करता था। तो वो हमारी जो वीकली एक मीटिंग होती थी, जिसमें सारे हमारे ज्यूरिस्ट बैठते थे जो इंटरव्यू लेते थे रेफ्यूजीज़ का, और ये और वो। तो वहाँ पे होम मिनिस्ट्री के लोग भी आते थे, और मैं उनको उस वक्त भी यही कहता था। आज की बात नहीं है ये, 93 का मतलब है आज से 30 साल पहले की बात है। मैं उस वक्त भी उनको ये कहता था कि आप यहाँ पे जिसको देखो नेशनलिटी दे देते हो। आपने कभी जाके देखा है कि वो अपने घरों में किस तरह का माहौल रखते हैं? आप तो अपने घरों, अपने मुल्क में खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो। मैं 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उस वक्त भी मेरे ख्यालात ये थे और उस वक्त भी हालात ये थे, क्योंकि मैं रहता तो एशियन कम्युनिटी में था ना। वही बच्चे इनके मदरसों में पढ़ते थे, वही जहालत की एजुकेशन हासिल करते थे। तो मैं उस वक्त भी वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की वीकली मीटिंग में ये सवाल उठाता था कि क्या आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो घर जाके क्या पढ़ते हैं, मदरसे में जाके क्या पढ़ते हैं? आपने कभी मुड़ के देखा है? तो ये एक वेस्टर्न अथॉरिटीज़ का मसला है। खैर, अब मैं आता हूँ एलजीबीटी की तरफ। एलजीबीटी कम्युनिटी, जो गे लेस्बियन कम्युनिटी है, वो उनके बारे में है। ये हम पिछले 5 से 10 साल से हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। हालांकि मैं तो जब 33 साल पहले हॉलैंड उतरा था, तो मुझे पता चला था कि हॉलैंड में तो ये लीगल है, गे और लेस्बियन राइट्स और ये वो। तो ये है कि देखें, बात दरअसल ये है कि मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि मेरे बराबर में बस में बैठा हुआ, या मेरी ऑफिस में कोई काम करने वाली, या मेरे साथ कहीं कोई बिजनेस डील में किसी के साथ, या मेरी स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी में मेरे बराबर में बैठने वाली गे या लेस्बियन है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि 2 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। एक ये कि जो भी इंसान है वो लॉ ऑफ लैंड के दायरे में रहे, कानून जो है ना उस जगह जहाँ पे ये रहता है उस कानून के अंडर में रहे। नंबर 2 ये कि उसकी किसी हरकत से किसी को तकलीफ़ ना हो। आप रात को अगर ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हैं और आपको पता है कि आपके पड़ोसी को सुबह 6 बजे उठना होता है, 7 बजे काम के लिए निकलना होता है, और आप ऐसी म्यूज़िक सुनते हैं इतनी आवाज़ में कि उसको डिस्टर्बेंस होती है, ये गलत है। कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे दूसरे के तकलीफ़ हो। आप अपनी लाइफ एंजॉय करें, नो प्रॉब्लम। आपका जो ख्याल है, जो कुछ है, आप गे हैं, लेस्बियन हैं, आप टेररिस्ट थोड़ी हैं। आप बाय फोर्स किसी के साथ ये रिलेशनशिप नहीं बनाते, कीप इट ऑन। लेकिन यहाँ पे एक अमेरिका और यूरोप ने जो इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया गवर्नमेंटल लेवल पे, दैट इज़ अलार्मिंग भाई। अच्छा, एक तो 2 चीज़ें, एक तो इधर कर रहे हैं प्रमोट अमेरिका और यूरोप में, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को मजबूर कर रहे हैं कि आप इसको लीगलाइज करो। भाई, आप क्या थर्ड वर्ल्ड, हर मुल्क के, हर सोसाइटी के, हर रीजन के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं। क्या आप अपने मुल्क में वो कल्चरल वैल्यूज़ को इम्पोज करेंगे? नहीं करेंगे ना। एक मिसाल है, यूरोप में, अमेरिका में, वेस्ट में एक बच्चा 18 साल का होता है, उसके माँ बाप इसको कहते हैं चल भाई निकल तू इधर से, अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता।
तुम अपना बंदोबस्त करो। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में नौकरी करता है, कुछ करता है, वो अपने माँ बाप का जिम्मेदार नहीं रहता, माँ बाप की मदद नहीं करता, माँ बाप का अक्सर भाव भी नहीं पूछता। ये नहीं है कि जो परसेप्शन भारत में या पाकिस्तान में है कि गोरे बच्चे अपने माँ बाप को बिल्कुल भूल जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। हैं, मिलते हैं, वीकेंड पे मिलते हैं, कनेक्शन में रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं होती। यहाँ का सोशल सिस्टम ऐसा है कि एक आदमी जॉबलेस है तो बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार उसको जॉबलेस अलाउंस देती है, घर देती है, सब कुछ करती है। ये यहाँ का सिस्टम है। हमारे यहाँ का क्या है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो ईस्ट में, इवन अरब कंट्रीज़ में, कि एक बच्चा जब कमाने की एज पे आता है तो वो अपने माँ बाप का भी ख्याल रखता है। अगर माँ बाप गरीब हैं, अगर माँ बाप अमीर हैं तो ज़ाहिर है ख़त्म, कोई मसला नहीं। माँ बाप गरीब हैं तो वो अपने माँ बाप का भी ख्याल रखते हैं। ये हमारी सोसाइटी के अनरिटन रूल्स हैं। फ़र्क है ना दोनों सोसाइटीज़ में। इसी तरह हमारे यहाँ 18 साल का बच्चा या बच्ची होती है तो हम उसको नहीं कहते, किक आउट नहीं कहते कि निकल ले भाई। ज़्यादातर केसेस में बच्चा खुद ही घर छोड़ के जाता है। बड़ा लड़का है, शादी हो गई, छोटा घर है, अलग हो जाता है। लड़की है, शादी हो जाती है, वो चली जाती है। यहाँ पे निकाला जाता है ज़्यादातर केसेस में। फ़र्क है ना दोनों हर सोसाइटी के अपने हिसाब किताब होते हैं। भाई आपने आज़ादी दी हुई है गेज और लेस्बियन की, नो प्रॉब्लम, आप उधर क्यों फोर्स कर रहे हो। दूसरा, यहाँ पे जो ईस्टर्न फैमिलीज़ हैं उनको एतराज़ है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को LGBT की प्रमोशन दी जाती है। इनको सिखाया जा रहा है। यार आप क्यों ज़बरदस्ती छोटे छोटे बच्चों के जहन में ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये गेज एंड लेस्बियन आइडियोलॉजी कोई बहुत खूबसूरत लाइफ का आइडियोलॉजी नहीं है। जानवरों में गेज और लेस्बियन नहीं होते, अननेचुरल है। लेकिन किसी को पसंद है, करे, अपनी हद तक करे। सरकार इसको जिस हद तक प्रमोट कर रही है, यहाँ पे रोज़ मसले हो रहे हैं। कई मुसलमान फैमिलीज़ ने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है। कई नॉन मुस्लिम एशियन फैमिलीज़ ने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है। वो कह रहे हैं हम नहीं भेजेंगे। आप छोटे छोटे बच्चों को LGBT की प्रमोशन दे रहे हैं। इस हद तक उसको ब्यूटीफुल बना के पेश किया जाता है, उसके प्रोग्राम रखे जाते हैं कि छोटे मासूम जहन होते हैं वो फिर उस रास्ते पे चले जाते हैं। जो एक नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ है उसको चलने दें। जिसको अपनी मर्जी से LGBT होता है, आप उसके प्रोमोटर क्यों बन गए हैं। आप क्यों अपनी प्राइमरी स्कूल तक यार चलें। सपोज कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होता है कोई प्रोग्राम, वो बच्चा एक एडल्ट हो जाता है, समझदार हो जाता है, ठीक है। आप उसको नीचे लेवल से इसको इतना प्रमोट कर रहे हैं, और जो इसकी मुखालफत करता है वो इनको पसंद नहीं है। अब अभी इन्होंने मनाया फैमिली प्राइड मंथ। प्राइड मंथ का मतलब था कि LGBT। यार इसमें क्या प्राइड है यार, मुझे कोई ये बता दे कि मतलब गेज एंड लेस्बियन होना क्या प्राइड है। ये तो नॉर्मल भी मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन चले आप उसको नॉर्मल काउंट करें। प्राइड क्या है जो आप इसकी इतनी प्रमोट कर रहे हैं। तो इटली की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है मुझे बहुत पसंद है, जॉर्जिया मेलोनी। हालांकि ये मेरे मुल्क फ्रांस के ख़िलाफ़ बहुत बात करती हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा मसला है फ्रांस से। तो वो एक पॉलिटिकल है, उनको मसला है, तो उसमें हैं भी कुछ चीज़ें कि इटली एक कमज़ोर इकोनॉमी है, फ्रांस एक स्ट्रॉन्गर इटली के मुकाबले में कंट्री भी है, इकोनॉमी भी है। तो वो कई मामलों में इटली को, माइग्रेशन के मामले में और कई चीज़ों में, क्योंकि इनका बहुत लंबा बॉर्डर मिलता है इटली और फ्रांस का, तो इनके आपस के डिफरेंसेस हैं। तो मैं उसको नहीं टच कर रहा। बीइंग ए फ्रेंच, मैं डिफेंड करूंगा फ्रांस के स्टैंड को। लेकिन यहाँ पे इटालिया की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि मैं प्राइड मंथ नहीं मनाऊंगी, मैं फैमिली प्राइड मंथ मनाऊंगी। फैमिली वैल्यूज़ को प्रमोट करो भाई। और ये इटाली की प्राइम मिनिस्टर फैमिली वैल्यूज़ को प्रमोट कर रही है। लेकिन यहाँ बाकी इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, प्राइमरी स्कूल के लेवल पे हर जगह, टीवी पे हर जगह इसको प्रमोट किया जा रहा है।
दैट्स नॉट सो ब्यूटीफुल आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ कि आप इसको इस हद तक प्रमोट करते हैं। अजीज़ दोस्तों, छोटी सी कल एक मीटिंग हुई, ऋषि सुनक और प्रेसिडेंट बाइडेन की। ऋषि सुनक गए हुए हैं वॉशिंगटन रशिया और चाइना के खिलाफ बातचीत करने के लिए, और उसमें इन्होंने एक कुछ नई प्लानिंग की है रशिया और चाइना को इकोनॉमिकली उनकी इनस्टेबिलिटी करने के लिए, कि इनको किस तरह कमज़ोर किया जाए। ये ऋषि सुनक का पहला ऑफिशियल ट्रिप है अमेरिका का, और एक अटलांटिक डिक्लेरेशन भी हुआ जिसमें क्लोज़र पार्टनरशिप, डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये वो। और तो देखें, बात दरअसल ये है कि इंग्लैंड है ना, वो अमेरिका का एक दुम छल्ला है। वो अमेरिका की हर बात गलत सही को फॉलो करता है, और हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते। हम समझते हैं कि ये इंग्लैंड हिस्टोरिकली एक इतनी बड़ी एम्पायर रही है, आज भी दुनिया की छठी बड़ी इकोनॉमी है। अपनी एक्स कॉलोनीज़ में कुछ कंट्रीज़ के ऊपर उसका आज भी असर है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे श्रीलंका है, ऐसे अफ्रीका के कई कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं। तो इंग्लैंड को अपनी एक अलग पॉलिसी रखनी चाहिए। और इंग्लैंड ने तो अमेरिका गुलामी में इस हद तक चले गए कि इन्होंने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया, जो कि आपके साथ बॉर्डर एक तरह से समंदर बॉर्डर मिलता है, लेकिन बिल्कुल यूरोप के साथ लगा हुआ है। इंग्लैंड का ज़मीनी बॉर्डर यूरोप से भी नहीं मिलता, लेकिन समंदर के हिसाब से 35 मिनट की फेरी है फ्रांस के लिए, बेल्जियम के लिए, हॉलैंड के लिए। तीनों की फेरियाँ करीब करीब हैं। हॉलैंड की मेरा ख्याल है 1.5 घंटे की फेरी है। तो आप कम से कम, आपका सारा ट्रेड यूरोप के साथ था, आपने यूरोप छोड़ दिया अमेरिका से ताल्लुकात रखने के लिए। तो इंग्लैंड का क्या है, इंग्लैंड एक आज़ाद मुल्क नहीं है। इंग्लैंड, हम कहते हैं अपनी ज़बान में कि इंग्लैंड जिस तरह अमेरिका की स्टेट्स हैं ना, टेक्सास है, फ्लोरिडा है, कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, ऐसे ही एक अमेरिकन स्टेट है ये। तो हमें एतराज़ है बिल्कुल कि हम भी टैक्स पेयर हैं यहाँ के, और हमें हक है बोलने का। तो हम अमेरिका की पॉलिसी को, टो करने की पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते एज ए रेसिडेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अजीज़ दोस्तों, 2-3 छोटी खबरें आपके साथ इंटरनेशनल शेयर करूँगा कि काबुल में अफ़गानिस्तान के बदख्शां में एक डिप्टी गवर्नर था, जो उसको लास्ट वीक मार दिया था एक छोटे से बम धमाके में। तो अब उसकी नमाज जनाजा हो रही थी जिस मस्जिद में बदख्शां में, उस नमाज धमाका में खुदकुश धमाका होता है, नमाज जनाजा में खुदकुश धमाका होता है, और 50 लोग मारे जाते हैं, बेशुमार बहुत ज़ख्मी हैं। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के अलावा और कौन हो सकता है? ये प्योर पाकिस्तानी अटैक था। ISI तालिबान के ख़िलाफ़ चल पड़ी है, और ये तालिबान है। ये घर में घुस के मारेंगे तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी। तालिबान के एक छोटे से पार्ट TTP ने तुम लोगों को तिगनी का नाच नचाया हुआ है, ये तुम लोगों के घर में घुस के मारेगी। अजीज़ दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त दुनिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर बन के आए हैं सामने। अरब वर्ल्ड से मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक इतना बड़ा रिवॉल्यूशनरी सोच रखने वाला आदमी है। मैं मोहम्मद बिन सलमान का फ़ैन हूँ। मैं नहीं कहता कि सऊदी अरब में सब अच्छा है, सऊदी अरब में सब अच्छा नहीं है, लेकिन जो इतना ज़्यादा मामलात ख़राब थे उसको मोहम्मद बिन सलमान सुधारे की तरफ ला रहा है। कि आफ्टर ऑल सऊदी अरब की जो भी मसले थे उसमें ज़्यादातर अमेरिका की गलत पॉलिसियों की वजह से थे। अमेरिका ने सऊदी अरब को अपने मतलब के लिए यूज़ करने के लिए जंगों में लगा के रखा, इराक़ के साथ, कतर के साथ, यमन के साथ, ईरान के साथ, सीरिया के साथ। आज सऊदी अरब उन जंगों से निकल रहा है, सऊदी अरब नए एवेन्यूज़ की तरफ जा रहा है। इन्होंने सऊदी अरब को कहा था तुम्हारे पास पेट्रोल है, तुम लोग चुपचाप बैठे रहो,
किसी और फील्ड की तरफ जाने नहीं दे रहे थे। मोहम्मद बिन सलमान नए इकोनॉमिक प्लान्स ला रहा है, उसने नए नए इन्वेस्टमेंट के, वो आपको पता है ये मिडिल ईस्ट में, बल्कि एशिया में, जो चाइना वगैरह को, बड़े कंट्रीज़ को छोड़ के सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब में हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वो इतने बड़े बड़े इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, वो फिर एनर्जी का, सऊदी अरब एनर्जी का गढ़ रहा है, लेकिन आज वो गैस, पेट्रोल, एनर्जी की जो रिसोर्सेज हैं वो स्लोली, अभी तक स्ट्रॉन्ग है नो डाउट, लेकिन आगे चल के उसका रिप्लेसमेंट आ रहा है। सऊदी अरब उस रिप्लेसमेंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फिर सऊदी अरब अपनी फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका से डिपेंडेंसी ख़त्म कर रहा है, रशिया और चाइना से करीब हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप जब सऊदी अरब आया था तो सऊदी अरब ने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर के एग्रीमेंट भी साइन हुए थे, सब कुछ हुआ था। लेकिन और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल के साथ अरब मामला सुधारने की बड़ी कोशिश की थी, और कई अरब कंट्रीज़ ने इजराइल के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किए थे, और सऊदी अरब भी उसी रास्ते पे जा रहा था। इसके अलावा सीरिया, लीबिया, इराक में जो अमेरिका के ब्लंडर थे, उसको भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप इनके अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब किताब में नहीं आया, इसीलिए आज वो फेस कर रहा है बहुत सारी चीज़ें। इवन कल के बाथरूम में प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्यूक्लियर प्लान अमेरिका के फाइलें छुपाई हुई थी, तो उसके ऊपर केस बनाए। तो अब अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त डरी हुई है कि अगले साल के इलेक्शन में इनके पास बाइडन बिल्कुल ही खसी घोड़ा है, और बाकी कोई घोड़ा मुकाबले के लिए है नहीं। रिपब्लिकन पार्टी से 1 दर्जन के करीब कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप का रोका जाए रास्ता, लेकिन जितना ये कोशिश कर रहे हैं इतना फ्रंट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और बाइडन के ब्लंडर्स गले पड़ रहे हैं। तो खैर, तो मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका से दूरी, बाइडन के मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ पर्सनल ग्रजेस, तो अब वापस अमेरिका रिपेयरिंग की तरफ जा रहा है। और सेक्रेटरी ब्लिंकन, फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के, 3 दिन के लिए सऊदी अरब गए थे, कल वापस आए हैं। मोहम्मद बिन सलमान से लंबी चौड़ी इनकी मीटिंग हुई। इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश की, तारीफ़ें भी की कि आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप यमन का मामला सॉल्व कर रहे हैं, ये भी अच्छी चीज़ है, आप सीरिया वाले मामले पे भी बेटर चेंजेस ला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और सूडान में आपने सैकड़ों अमेरिकन को बाहर निकाला, क्योंकि सूडान में जंग चल रही है तो अमेरिकन फंसे हुए थे, उनको आपने बाहर निकाला, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मक्खन पालिश भी की, बंद लफ्ज़ों में कुछ चीज़ें भी समझाई कि चाइना से दूर रहो, ईरान से दूर रहो, रशिया से दूर रहो, ये वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी सेक्रेटरी ब्लिंकन ने। अजीज़ दोस्तों, दिस वाज माय स्टोरी अबाउट ग्लोबल अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्ट।